गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों ने डेमोक्रेटिक राइट्स पर चर्चा शुरू की थी और डेमोक्रेटिक राइट्स पर चर्चा करते हुए, लोकतांत्रिक अधिकारों पर चर्चा करते हुए हमने कहा था, अधिकार को रिडिफाइन करते हुए, कि दरअसल राइट्स जो हैं ऐसे क्लेम हैं, लोगों के ऐसे दावे हैं जो समाज से किए जाते हैं, जो राज्य से किए जाते हैं, जो सरकार से किए जाते हैं और यहां तक कि जो व्यक्ति से भी किए जाते हैं। तो राइट्स जो क्लेम है अगेंस्ट द स्टेट है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, अगेंस्ट द आप कह लें सोसाइटी है एंड अगेंस्ट द पब्लिक है। अब इसी में जब मेरी चर्चा हो रही थी तो मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि प्रत्येक दावे अधिकार नहीं, लेकिन हर अधिकार एक दावा है। एवरी क्लेम कांट बी कॉल्ड राइट, बट एवरी राइट इज ए क्लेम। और इसी के कंटेक्स्ट में हमने 3-4 बातें चर्चा की थी। मैंने कहा था कि उन्हीं दावों को हम अधिकार की संज्ञा देंगे जिनका तार्किक औचित्य बनता हो, जिनका रैशनल्स हो, जो लॉजिकल नहीं, जो रीजनेबल हो। नंबर 2, ऐसे दावों को ही अधिकार की संज्ञा दी जा सकती है, ऐसे दावों को ही अधिकार की संज्ञा दी जा सकती जो दावे किससे किए गए, जिन दावों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो, सोशल एक्सेप्टेंस हो। तीसरी बात हमने चर्चा करते हुए कहा था कि ऐसे क्लेम्स को हम राइट्स कहेंगे जिनको लीगल अप्रूवल मिला हो, संविधान द्वारा जिनको मान्यता प्रदान किया गया हो, कानूनी मान्यता हो। और चौथी बात हमने कही थी, ऐसे दावों को हम राइट्स की संज्ञा देंगे जिनको एक लीगल प्रोटेक्शन हो, जुडिशियल प्रोटेक्शन हो, अदालतें उनको मान्यता प्रदान करती हो और हस्तक्षेप की स्थिति में उन्हें अदालती संरक्षण प्राप्त हो। अब इसी के कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, इतनी चीजों पर कल हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज के कंटेक्स्ट में हमने कहा था कि आज हम किसकी चर्चा करेंगे? लोकतंत्र और अधिकारों की हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए चलें। कोई धरफरी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हिस्ट जो है आपकी परेशानियों को बढ़ाने का काम करेगा। इस बात को आप लेकर के चलें। अब अगर हम यहां से मूव करें तो क्या दिक्कत आ रही है क्या? तो बेसिकली अगर आप देखें, अब तक की जो हमारी चर्चा हुई है, नहीं, उस चर्चा के क्रम में हमने लोकतंत्र के बुनियादी तत्वों की चर्चा की और लोकतंत्र के बुनियादी तत्वों की चर्चा करते हुए हमने क्या बतलाया कि अगर हम देखें तो लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार सर्वोपरि है, लेकिन निर्वाचित सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है। बट इसका मतलब यह नहीं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो निर्वाचित सरकार है, वो मनमाने तरीके से काम करे, आर्बिट्ररी मैनर में काम करे। मनमाने तरीके से काम करने की छूट निर्वाचित, तो अगर हम जाकर के देखें तो निर्वाचित सरकारों को मनमाने तरीके से काम करने की छूट नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में, उस डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म में सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह संविधान और विधानों के निर्धारित दायरे में रह करके काम करे,
और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इसी के कंटेक्स्ट में बात आती है रूल ऑफ लॉ की। यह जो रूल ऑफ लॉ है, यह जो रूल ऑफ लॉ है, यह लोकतंत्र की बुनियाद है। रूल ऑफ लॉ यह लोकतंत्र की बुनियाद है। और यह रूल ऑफ लॉ क्या करता है? रूल ऑफ लॉ से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यह निर्वाचित सरकारों की मनमानेपन पर, निर्वाचित सरकार के मनमानेपन पर अंकुश लगाने का काम किसके द्वारा किया जाता? रूल ऑफ लॉ के द्वारा किया जाता है। रूल ऑफ लॉ यह इंश्योर करता है कि निर्वाचित सरकार आर्बिट्ररी मैनर में काम ना करे, नहीं। और अगर इसी के कंटेक्स्ट में अगर हम जाकर के देखें, निर्वाचित सरकार कानून के दायरे में रह करके काम करे, यह रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता हुआ आता है। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो निर्वाचित सरकारों को जो है, निर्वाचित सरकारों से क्या अपेक्षा की जाती? तीसरा तत्व एक चुनाव, दूसरा तत्व जो है वह है संस्थागत ढांचा, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो नियम और कानूनों के दायरे में रह करके काम करता है। और उनका नियम और कानूनों के दायरे में रह करके काम करना महत्वपूर्ण होता। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने जब इलेक्शन की चर्चा की थी तो इलेक्शन की चर्चा करते हुए हमने क्या कहा था? तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो ना, यहां से चीजों को ले ना, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इंस्टीट्यूशन से डेमोक्रेसी की सफलता या असफलता, उसकी प्रभावशीलता उसके इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म पर भी निर्भर करती है। इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है और इंस्टीट्यूशन की जो फंक्शनिंग है वह डेमोक्रेटिक है या नहीं है। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर जो है, इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को प्रभावित करता, और इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग जो है लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने का काम करती है। जैसे अगर देखेंगे तो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नहीं। लगातार अगर आप जाकर के देखें तो इनके रोल पर चर्चा हो रही है या नहीं? जुडिशियरी के रोल पर चर्चा हो रही है या नहीं? प्रशासन के रोल पर चर्चा हो रही है या नहीं? बतलाइए। और इस रोल पर जो चर्चा हो रही है वो क्यों हो रही है? क्या ये संस्थाएं स्वतंत्र और स्वायत्त हैं? क्या ये संस्थाएं राजनीतिक दबावों से मुक्त रह करके काम कर पा रही हैं? और अगर इस बात का हमें परीक्षण करना है तो इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? नहीं, अगर हम यह देखेंगे कि यह तमाम इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब बिना किसी भेदभाव के, जहां पर भी आशंकाएं हो रही, जहां पर भी मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर कार्रवाइयां कर रही हैं, तब हम कहेंगे कि पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री होकर के काम कर रही हैं। लेकिन अगर ये इन संस्थाओं के द्वारा जो भी कार्यवाहियां की जा रही हैं, 95% कार्यवाहियां जो हैं ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ हो रही हैं। और जब वही नेता रूलिंग पार्टी ज्वाइन करते तो वो कार्यवाहियां धीमी पड़ जाती, समय के साथ बातों को दबा दिया जाता या उनको बरी कर दिया जाता है। तो वहां पर तो फंक्शनिंग को लेकर के प्रश्न उठेगा, वहां पर तो लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर के डाउट क्रिएट होंगे, नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन भी महत्वपूर्ण है। और लेवल प्लेइंग फील्ड का क्रिएशन जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करता है।
उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में इलेक्शन कमीशन भी आता है, उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में एग्जीक्यूटिव भी आता है, उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जुडिशियरी भी आता है। क्या ये अपने रोल को फ्रीली परफॉर्म कर रहे हैं? और तीसरी बात हमने कही, लोकतंत्र का जो तीसरा बुनियादी तत्व है वह है अधिकारों का उपयोग। क्योंकि मैंने जो आपके साथ बात की कि निर्वाचित सरकारों की शक्तियां जो हैं वो असीमित नहीं होती। निर्वाचित सरकारों को एक दायरे में रहकर काम करना होता है। निर्वाचित सरकारों को मनमाने तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप में काम करने की अनुमति नहीं होती। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निर्वाचित सरकारों के लिए लक्ष्मण रेखा का काम क्या करती है? रेड लाइन फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या है? नागरिक अधिकार, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स और सिविलियन राइट्स आपका। तो सिविलियन राइट्स जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर और अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है। ये जो निर्वाचित सरकारें हैं इनकी शक्तियां, इनकी अधिकारिता अमर्यादित नहीं, असीमित नहीं। ये जो निर्वाचित सरकारें हैं इनका उत्तरदायित्व है, इनकी जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। ये जो निर्वाचित सरकारें हैं, निर्वाचित सरकारों से रेस्पॉन्सिव होने की अपेक्षा की गई है, रेस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द सिविलियन कंसर्न। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट से क्या उम्मीद की जाती है? इनसे अपेक्षा है नागरिकों की, और नागरिकों की अपेक्षाएं क्या हैं? उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, उनके सम्मान को सुरक्षित करें, नहीं, उनके लिए गौरवमय जीवन को सुनिश्चित करें, उनसे क्या अपेक्षा की गई है? उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल अवसर की। ये तमाम अपेक्षाएं किससे की गई हैं? इनसे अपेक्षा की गई है स्वतंत्रता की, इनसे अपेक्षा की गई है समानता की। और इसके बहाने अगर हम जाकर के देखें, इनसे अपेक्षा की, निर्वाचित सरकारों से अपेक्षा की गई है न्यूनतम अधिकारों की गारंटी की। और जिस मिनिमम राइट्स की गारंटी की अपेक्षा की गई है इलेक्टेड गवर्नमेंट से, स्टेट से, गवर्नमेंट से, वो पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, वो इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, वो सोशल राइट्स भी हैं, वो रिलीजियस राइट्स भी हैं, वो कल्चरल राइट्स भी हैं। इन तमाम स्तरों पर अधिकारों के संरक्षण की अपेक्षा की गई। और ये तमाम अधिकार इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए किसका काम करते हैं? लक्ष्मण रेखा निर्धारित करने का काम करते हैं। और इलेक्टेड गवर्नमेंट से यह अपेक्षा की जाती है कि वो उसको वायलेट ना करें, वे उसमें इंटरफेयर ना करें, वो उसको इंक्रोच ना करें, उसमें हस्तक्षेप ना करें, उसका अतिक्रमण ना करें। ये अपेक्षा उनसे की गई। क्योंकि हमेशा इस बात को ध्यान रखें, हमेशा यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, डेमोक्रेसी जो है डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से क्या है?
डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर देखें तो शासन और नागरिक का रिश्ता अलग रिश्ता होता। अगर लोकतंत्र में अगर आप जाकर के देखें, नागरिकों की हैसियत क्या होती है, नागरिकों की हैसियत बेहतर होती है। अगर लोकतंत्र को देखें तो डेमोक्रेसी जो है नागरिकों के प्रति क्या होता है, लोकतंत्र नागरिकों के प्रति उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में हम बात करें तो नागरिक सर्वोपरि होती, सबसे ऊपर होती, सरकार से भी, नागरिक सरकार के भी ऊपर होते हैं। अगर डेमोक्रेसी में जाकर के देखें तो डेमोक्रेसी में हम क्या उम्मीद करते हैं, सरकार जनता के प्रति संवेदनशील हो, उनके कंसर्न के प्रति, उनकी चिंताओं के प्रति, उनके राइट्स के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, उनकी गरिमा के प्रति यह अपेक्षा की जाती है। और अगर सरकार, अगर सत्ता, अगर राज्य नागरिकों के सम्मान के प्रति, नागरिकों के अधिकारों के प्रति, नागरिकों के की गरिमा के प्रति, नागरिकों की मर्यादा के प्रति, नागरिकों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो जनता को यह अधिकार है, मतदाता को यह अधिकार है, नागरिकों को यह अधिकार है कि वह उस सरकार को बदल दे। तो गवर्नेंस, गवर्नमेंट, गवर्नेंस और सिटीजन्स के बीच जो रिश्ता होता है डेमोक्रेसी में, वह रिश्ता डिफरेंट होता है, वह रिश्ता डिस्टिंक्ट होता है। और यह डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रिश्ता जो है, यह भिन्न और विशिष्ट रिश्ता जो है, डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भिन्न बनाता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, और इसीलिए हमने कहा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से, लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान और विधान के दायरे में रहकर काम करे, वह कॉन्स्टिट्यूशन, वह रूल, वह रेगुलेशन के दायरे में रहकर के काम करे। और अगर वह कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वह रूल, अगर वह रेगुलेशन के दायरे में रहकर काम करने से इनकार करती है, अगर वह उस दायरे को क्रॉस करती है, अगर उसको जो है वायलेट करती है, तो ऐसी स्थिति में उस सरकार को बदल देने का जनता को अधिकार होता। और इसी के कंटेक्स्ट में लोकतांत्रिक अधिकारों की अहमियत। तो अब आप जाकर के देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, समझने की हम ये कोशिश करें कि जब हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हमने पॉलिटिकल राइट्स की चर्चा की, राजनीतिक अधिकारों की हमने चर्चा की। राजनीतिक अधिकार क्या है? राइट टू वोट, मत देने का अधिकार। हर किसी को मत देने का अधिकार है? नहीं। मानसिक रूप से जो 18 साल की उम्र जिसकी है और मानसिक रूप से स्वस्थ है, हर उस व्यक्ति को, भारत के हर उस नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है या नहीं है? क्या उसको उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता? दोनों शर्तों को पूरा करने की स्थिति में नहीं वंचित किया जा सकता। और केवल मत देने का अधिकार नहीं है, राइट टू बी इलेक्टेड भी है, निर्वाचित होने का अधिकार भी उसको है। आप चुनाव में खड़ा होना चाहें और निर्धारित शर्तों को पूरा करते, क्या चुनाव में खड़े होने से आपको रोका जा सकता है? बतलाइए। चुनाव में खड़े होने से आपको नहीं रोका जा सकता। यह आपका डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार। तीसरा कंटेक्स्ट जो है,
आपके पास यह अधिकार है। इसी सिविलियन राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आएगा, अभिव्यक्ति की आजादी भी इसी के अंतर्गत आएगी। आपके पास यह अधिकार है कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके, सरकार की नीतियों से लोगों को वाकिफ करवाएं, उन तक उसके संदर्भ में सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं, सरकार के कार्यक्रमों के संदर्भ में आप जो सोचते हैं उन बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, डिफरेंट तरीके से, वर्बली या फिर रिटन फॉर्म में, किसी भी तरीके से। आपको यह अधिकार है कि आप जिस राजनीतिक दल का समर्थन करना चाहते हैं, जिस उम्मीदवार का समर्थन करना चाहते हैं, जिस विचारधारा का समर्थन करना चाहते हैं, खुल करके उस विचारधारा का समर्थन कर सके, उस विचारधारा को अपना समर्थन प्रदान कर सके, उस राजनीतिक दल को अपना समर्थन प्रदान कर सके, उस उम्मीदवार को अपना समर्थन प्रदान कर सके, उसके पक्ष में आप अभियान चला सके। एंड एट द सेम टाइम जो विरोधी विचारधाराएं हैं, जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, जो विरोधी उम्मीदवार हैं, आपको यह भी अधिकार है कि आप उनकी आलोचना कर सके, उनकी कमियों की ओर इशारा कर सके। यह आपके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। इसके बिना, इन अधिकारों के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इन अधिकारों के बिना एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? आप अगर एनसीईआरटी की बुक में जाएंगे तो यहां पर बात की गई है कि आखिर लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत क्यों है। नहीं, आपने एक चीज देखा, अभी तक तो पॉलिटिकल राइट्स की बात की नहीं। अगर आप देखा नहीं, पश्चिम में ना अवधारणा थी नेशन और नेशनलिज्म की, नेशन, नेशनलिज्म और नेशनलिटी की। पश्चिमी अवधारणा क्या कहती है? पश्चिम में पश्चिमी राष्ट्रीयता की संकल्पना एक जाति, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म पर आधारित है। वन लैंग्वेज, वन एथनिसिटी एंड वन रिलीजन। ठीक है, उस पर आधारित ये पूरी की पूरी संकल्पना है। और हाथ चलाते रहिए, कल के डेट में प्रश्न यही उठा करके डाला जा सकता। ये मत सोचिए कि ऐसे ही बात की जा रही है। लेकिन कोई ऐसा देश, कोई ऐसा समाज जो डाइवर्सिफाइड है, जिस समाज में विविधता है, जो मल्टीलिंगुअल है, जहां बहुभाषा भाषी लोग रहते, जो मल्टी एथनिक है, जिसमें कई निर्जातियां रहती हैं। एथनिसिटी की संकल्पना लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट, एक भाषा परिवार के लोगों को एक जाति का माना जाता। जाति यहां कास्ट के सेंस में नहीं है, जाति यहां निर्जाति के अर्थ में है, एथनिसिटी के कंटेक्स्ट में है। भारत का ऐसा समाज जो मल्टी कल्चरल है, जहां पर कई कई संस्कृतियां मौजूद हैं, ऐसा समाज जहां पर रीजनल डाइवर्सिटी है, क्षेत्रीय विविधता है, ऐसा समाज जहां ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, भौगोलिक विविधता है, ऐसा समाज जहां पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धार्मिक विविधता है। भारत ऐसा ही समाज है ना। तो पश्चिमी राष्ट्रीयता की संकल्पना भारत पर लागू होगी? नहीं होगी, क्योंकि यह मल्टीलिंगुअल है, मल्टी एथनिक है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चरल है। ऐसे समाज में अगर आप जाकर के देखें, मेजॉरिटी भी होगी और माइनॉरिटी भी होगी, बहुसंख्यक भी होंगे और अल्पसंख्यक भी होंगे। नहीं, और डेमोक्रेसी किसको अहमियत देती है? डेमोक्रेसी में सरकार का गठन किस आधार पर होता? मेजॉरिटी के आधार पर नहीं, बहुमत की अवधारणा पर। बहुमत की अवधारणा लोकतंत्र के केंद्र में है। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता, माइनॉरिटी का क्या होगा? मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो
वो पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में होगा। सरकारें मेजॉरिटी कम्युनिटी के प्रति सेंसिटिव होंगी, अकाउंटेबल होंगी, रिस्पॉन्सिबल होंगी। नहीं तो ऐसी स्थिति में अगर मेजॉरिटी का डोमिनेशन होगा, मेजॉरिटी का अगर वर्चस्व होगा, तो माइनॉरिटी राइट्स के ओवरलुक होने की संभावना होगी या नहीं? बतलाइए। आज बांग्लादेश के हालात को जाकर के देखें, मेजॉरिटी वहां पर डोमिनेट कर रहा है और मेजॉरिटी में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो है हैट्रेड है। नहीं, और वह बांग्लादेशी समाज में भी कम्युनलाइजेशन के प्रोसेस को तेज कर रहा है, बांग्लादेशी राजनीति में भी कम्युनलाइजेशन के प्रोसेस को तेज कर रहा है। और इसलिए अगर आप देखें तो वहां जो अटैक है और वहां जो वायलेंस है, अटैक और वायलेंस का एक फॉर्म जो है माइनॉरिटी पर अटैक, माइनॉरिटी के प्रति वायलेंस के रूप में सामने आ रहा है। माइनॉरिटी के अगेंस्ट हैट्रेड, पॉलिटिक्स ऑफ हैट्रेड वहां चल रहा है। भारत में भी अगर आप जाकर के देखें तो लगातार माइनॉरिटी को निशाने पर रखा जाता, माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो है पॉलिटिक्स ऑफ हैट्रेड को भारत में भी प्रमोट किया जाता। तो सवाल यह उठता है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है माइनॉरिटी के राइट्स के प्रति, माइनॉरिटी के कंसर्न के प्रति, माइनॉरिटी के सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रति भी जो है वह सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव होने की अपेक्षा उससे की गई। और यह कब संभव होगा? जब मेजॉरिटी के सहारे जिस सरकार को चुना गया है उस सरकार को आर्बिट्ररी मैनर में काम करने से रोका जा सके, उसके मनमानेपन पर अंकुश लगाया जा सके। मनमानेपन पर अंकुश लगाने, एक बार प्रश्न पूछा गया, मैंने आपके साथ चर्चा की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स? क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर जाकर के देखें, सुपरमैसी किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमैसी है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है? ऐसी सरकार जो संविधान के द्वारा गाइडेड हो, ऐसी सरकार जिसके कंडक्ट संविधान के द्वारा गाइडेड हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट को स्वीकार करे, जो संविधान को अपने दायरे के रूप में स्वीकार करे, संविधान के प्रति जिसमें सम्मान की भावना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को फॉलो करे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, जो भी संवैधानिक सरकार होंगी, उनके पास रेस्ट्रिक्टेड पावर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के पास रेस्ट्रिक्टेड ऑथोरिटी होगी, सीमित शक्तियां होंगी। इसलिए संवैधानिक सरकार की संकल्पना सीमित सरकार की संकल्पना है, मनमानी शक्तियां नहीं हो सकती। और कोई भी संवैधानिक सरकार जो है मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकती। बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? और यहां पर इस बात को समझे, यहां पर बात हो रही है, हम बात किसकी कर रहे हैं? राइट्स की बात कर रहे हैं। हम बात राइट्स की कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं। अधिकारों को खतरा किससे है? हमारे और आपके जो अधिकार हैं उनको खतरा किससे है? तो अगर हम जाकर के देखें तो इन अधिकारों को खतरा है अन्य लोगों से खतरा है। अब आप एक चीज सोच करके देखें, थोड़ा सा रुकिए, समझिए उस चीज को। नहीं, लोगों से खतरा कैसे? नहीं, राइट टू डिग्निटी की बात हम करते, गरिमामय जीवन के अधिकार की बात करते, गरिमामय जीवन के अधिकार की बात हम करते हैं। नहीं, और आज भी जाकर के देखें, घर में कितने प्रकार के कप हैं? घर में चाय के कप और बर्तन होते हैं, कितने प्रकार के हैं? बताइए।
कुछ तो आइडिया होगा। क्या सारे कप में सबको चाय देते हैं? क्यों? रीजन? घर वाले बाहर वाले, बाहर वाले में भी वैरायटीज होती है, कैटेगरी होती है। आपके यहाँ नाई भी आते होंगे, धोबी भी आते होंगे, नहीं? डोम भी आते होंगे, चमार भी आते होंगे, नहीं? हिंदुओं के घरों में मुसलमान भी आते होंगे। सारे बर्तन का इस्तेमाल सबके लिए करते, सारे कप का इस्तेमाल सबके लिए होते, और कितने घरों में ऐसा होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह जो है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी का वायलेशन है? यह उसको चैलेंज करता है, नहीं? जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं कि नहीं? बाभन को बभना कहते हैं, ग्वार को गोरबा कहते हैं या नहीं? बोलिए। चमार को चमरबा कहते हैं, डोम को डोम्बा कहते हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, और डे टू डे लाइफ में हम आप करते हैं। तो यहां पर उन अधिकारों को खतरा है या नहीं? तो उन अधिकारों को खतरा लोगों से है। इन अधिकारों को खतरा किससे है? समाज से भी। कई जगहों पर जन्माष्टमी का मेला चल रहा है, नहीं? बड़े धूमधाम से कृष्ण के जन्म को हम उत्सव के रूप में मनाते या नहीं मनाते? तो केवल कृष्ण के जन्म को ही उत्सव के रूप में मनाते हैं या कृष्ण के मूल्यों को भी ग्रहण करते? मेरे प्रश्न समझ में आए या नहीं? कृष्ण के जन्म को ही हम उत्सव के रूप में मनाते हैं या कृष्ण के मूल्यों को भी ग्रहण करते? यह प्रश्न बड़ा अहम प्रश्न है। कृष्ण के मूल्यों को ग्रहण करने का मतलब नहीं। कृष्ण रुक्मिणी से प्रेम करते थे, रुक्मिणी को भगा करके ले आए, रुक्मिणी का हरण नहीं। कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करते थे, नहीं? तो अपनी बहन को भगाने में कृष्ण ने अर्जुन की मदद की या नहीं की? बोलिए। अरे हाँ ना, कुछ बोलिएगा ना। तो क्या कृष्ण के उन मूल्यों को हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? और अगर कृष्ण के मूल्यों को ग्रहण कर रहे तो जो लोग कृष्णोत्सव का, कृष्णाष्टमी का जोर शोर से, जिसके कृष्णाष्टमी के आयोजन में लगे हैं उत्सव के रूप में, वही वैलेंटाइन डे पर डंडा लेकर के क्यों निकलते? नहीं निकलते हैं? हाँ? नहीं। अंदर से इच्छा होती है कि हम भी पार्क के किसी कोने में किसी के साथ दुबके रहें, लेकिन दूसरा दुबका रहता है या दुबकी रहती है तो कोफ्त भी होती है, नहीं? यही वह समाज है ना जो कृष्ण की उपासना भी करता है, कृष्ण की पूजा भी करता है, और यही समाज ओनर किलिंग भी करता है। यही समाज ओनर किलिंग भी करता है, नहीं? मतलब किसी का सम्मान किसी की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता तो समाज से भी खतरा है या नहीं? नहीं। अब धीरे धीरे एक नया कल्चर विकसित हो रहा है, आप इस चीज को समझें। और वह नया कल्चर क्या है? अब मुसलमान हिंदू नाम नहीं रख सकते दुकानों का। कई राज्यों ने इस संदर्भ में पहल की है, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बांग्लादेश में जाकर के देखें, हिंदुओं में मुस्लिम नामों का प्रचलन है, मुसलमानों में हिंदू नामों का प्रचलन है, नहीं? मिथिलांचल में जाकर के देखें,
मिथिलांचल में जाकर के देखें, हिंदुओं में खां टाइटल का इस्तेमाल होता। रामचंद्र खां हुआ करते थे कभी डीजीपी, नहीं हिंदू थे लेकिन उनके टाइटल खां थे। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, तो अब हम हिंदू हैं तो हिंदू दुकान से ही खरीदेंगे, मुसलमानों के दुकान से नहीं खरीदेंगे। तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है, कारोबार करने की स्वतंत्रता यहां पर अवरुद्ध हो रही है या नहीं? और कारोबार करने की इस स्वतंत्रता को खतरा किससे है? समाज के सिरफिरे लोगों से नहीं, जिनके मन में मुसलमानों के प्रति घृणा है। ऐसे लोग मुस्लिम समाज में भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? तो हम इस बात को समझने की कोशिश की, इनको किनसे खतरा है? नहीं, तो इनको सरकार से भी खतरा है, इनको सरकार से भी खतरा है। नहीं, अगर सरकार की हम आलोचना करें, सरकार की नीतियों की हम आलोचना करें, एक अभिनेत्री कम राजनेत्री है कंगना रनावत जी, नाम सुना होगा। तो हमारे बड़े भाई सदृश एक हैं, संघ से जुड़े हुए, तो कल उनसे बात हो रही थी। नहीं, तो उन्होंने कहा कि कंगना रनावत ने जो टिप्पणी की उसको बीजेपी की टिप्पणी कैसे मान ली है तुम? नहीं, बीजेपी ने तो अलग कर लिया अपने आप को। हमने बोला भैया ये कंगना रनावत की इंडिविजुअल के रूप में टिप्पणी नहीं है। अगर आप जाकर के देखें, बीजेपी का ये लाइन है जो उन्होंने टिप्पणी की। ये बात अलग है कि अभी हरियाणा में इलेक्शन है तो वो चीजें सूट नहीं कर रही हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएंगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्रभावित होगा हरियाणा की चुनावी राजनीति में, इसलिए उनको कंगना रनावत के अगेंस्ट कार्रवाई करनी पड़ी। नहीं तो प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक आंदोलनकारी किसानों को आतंकी और आपराधिक तत्व तो बतलाने की कोशिश की या नहीं की, तो यह केवल कंगना रनावत का कैसे स्टेटमेंट हो सकता? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? एक अनुराग ठाकुर जी हैं जिन्होंने देश की राजधानी में सड़कों पर प्रोसेसन निकाला और यह नारा लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो लोगों के अधिकारों को खतरा है या नहीं? सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी खतरा है। हम इस बात को समझें। और केवल उन्हीं से खतरा नहीं है, यह खतरा जो है अन्य देशों की सरकारों से भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए क्या समझने की जरूरत है और कैसे समझने की जरूरत है। अभी ईरान और इजराइल के बीच काफी तनातनी थी। हमारे कई मित्र उम्मीद लगाए बैठे थे कि ईरान बख्शेगा नहीं इजराइल को। जैसे कई बार झगड़ा नहीं होता है आपस में ना, तो मौके की ताक में रखते, बेटा अकेले मिल जाए तो पटक करके मारेंगे, नहीं तो वैसे ही कहा जा रहा था कि मौका मिला, ईरान छोड़ेगा नहीं, पटक के मारेगा इजराइल को। क्यों मारेगा? रीजन, तो हमास के चीफ ईरान में थे, नहीं, और हमास के चीफ ईरान में थे और इजरायली गुप्तचर संस्था मोसाद ने ऑपरेशन किया और उनकी हत्या कर दी। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करें, ठीक है? अगर हमास के चीफ दोषी हैं, अगर हमास के चीफ दोषी हैं तो उनके अगेंस्ट इन अकॉर्डेंस विथ रूल ऑफ द लॉ कार्रवाई होनी चाहिए थी। हत्या करने का अधिकार किसने दिया? किसी देश को, किसी संस्था को? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो उभर करके आता, जो इसको जस्टिफाइड मानते हैं, उनका यह मानना है कि हमास के जो द्वारा
इजरायली यहूदियों के अगेंस्ट जो कार्रवाई की जा रही है, उनकी जान माल को जो खतरा है, उनके अगेंस्ट जो व्यापक हिंसा हो रही है, उनको उन्हीं के निर्देशन में, इस्माइल हानिया के निर्देशन में अंजाम दिया जा रहा है। बातें समझे? तो अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें तो जो नागरिक अधिकार हैं इस्माइल हानिया के, जो हमास के चीफ हैं, उन नागरिक अधिकारों का हनन किसके द्वारा हुआ? इजराइल के द्वारा हुआ। और इजरायली यहूदी सारे के सारे तो दोषी नहीं होंगे। इजरायली यहूदी के नागरिक अधिकारों के हनन के लिए इस्माइल हानिया और हमास जिम्मेवार हैं। अब बातें समझ में आई या नहीं? तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्टेड गवर्नमेंट से हम क्या अपेक्षा करते? इलेक्टेड गवर्नमेंट से हम क्या अपेक्षा करते? ठीक है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट से यह अपेक्षा करते कि वह हमारे अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो, वह हमारे अधिकारों के प्रति सम्मान का भाव रखे, और वह हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर हो। अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है कोई दूसरा, तो उसको पनिश करे, हमारे राइट्स को डिफेंड करे। अगर समाज का कोई हिस्सा हमारे अधिकारों का हनन कर रहा, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, हो सकता है आप में से कई लोगों की नजर पड़ी, अररिया का हुआ वीडियो है, किसी का चोरी का आरोप है, ठीक है, उसको हाफ नेकेड करके उसके गुप्तांग में मिर्ची पाउडर डाला जा रहा है भीड़ के द्वारा। ठीक है, पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, गिरफ्तार भी लोगों को, एक गिरफ्तारी भी हुई है। अब अगर जाकर के देखें, ठीक है, उसने अपराध किया, मैं मान लेता हूं कि वो आरोप नहीं है, उस आरोप में सच्चाई है, यहां तक स्वीकार लिया नहीं। तो अगर उसने क्राइम किया है तो क्राइम तो स्टेट के अगेंस्ट होता, और कार्यवाही करने का अधिकार, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का अधिकार, उसको पनिश करने का अधिकार किसके पास है? उसके लिए एक पूरा का पूरा प्रोसेस निर्धारित किया गया है। उस लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उस जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और पनिशमेंट की ऑथोरिटी किसके पास है? जुडिशियरी के पास है। न्यायपालिका सजा सुनाएगी और कार्यपालिका उससे संबंधित आदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। बातें समझ में आ रही है? यानी तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, वहां तो इंडिविजुअल नहीं है, वहां तो एक ग्रुप है जो राइट्स को वायलेट कर रहा है। अगर बांग्लादेश में ही कुछ मुसलमान इकट्ठे हो जा रहे हैं और हिंदू के घरों को चिन्हित करके उन पर हमला कर रहे हैं, तो वो तो इंडिविजुअल, वहां तो ग्रुप से खतरा है ना, वहां तो समाज से खतरा है ना। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में, अब तो चेंज चीजें हो गई, जब आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड था, तो इंडियन पेनल कोड की धारा 124A राजद्रोह से संबंधित थी, और 1947 से मई 2014 तक राजद्रोह के मामले में जो केस रजिस्टर हुए, उससे ज्यादा केस पिछले 10 वर्षों के दौरान राजद्रोह के मामले में रजिस्टर हुए। नहीं, अर्थात सेडिशन के नाम पर क्या किया जा रहा है। और यह ऐसा नहीं कि केवल सेंटर में रूलिंग बीजेपी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो पार्टी जहां पर सत्ता में है वही सेडिशन लॉ को का मिसयूज कर रही है। तो वहां पर हमारे सिविलियंस राइट्स जो हैं, हमारे जो नागरिक अधिकार हैं, हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनको किनसे खतरा है? 3 उदाहरण आपको दिए गए हैं बुक में। मतलब आप इमेजिन करें कि हाउ आवर लाइफ विल बी विदाउट राइट्स, अधिकारों के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। नहीं, एक उदाहरण दिया गया है ग्वांतानामो जेल का।
ठीक है। जब अमेरिका पर अटैक होता, WTC कांड जो होता 11 सितंबर 2011 को, 9/11 की जो घटना होती, ठीक है, तो दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 600 लोगों को अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी ने उठाया और उनको ले जाकर के ग्वांतानामो बे जो है, ठीक है, वह क्यूबा के निकट एक टापू है जिस पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। वहां पर जाकर के 600 लोगों को, जिनके राष्ट्रीयताएं भिन्न थी, जो विभिन्न देशों से थे, उनको उठाया गया बाय फोर्स। वहां की सरकारों की अनुमति नहीं ली गई, किसी प्रोसेस को वहां पर फॉलो नहीं किया गया, केवल सस्पिशन के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई उनके परिजनों को, ना उनको उनकी गिरफ्तारी का कारण बतलाया गया, ना ही उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। आप इस बात को समझें। उनके बारे में खबर अखबारों के माध्यम से मिली। जब प्रेस वालों ने, मीडिया वालों ने, जब उनके परिजनों ने, या जब इंटरनेशनल एजेंसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उनको मिलने नहीं दिया गया, ठीक है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, सेना ने ही गिरफ्तार किया, उसने ही फैसला लिया, पूछताछ की, उसी ने फैसला लिया। ना तो किसी जज की जरूरत पड़ी, ना मुकदमा चलाया गया, ना चार्जशीट दायर किया गया, और ना उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। तो यहां पर अगर आप जाकर के देखें, इंटरनेशनल एजेंसी, चाहे यूएनओ हो, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इससे संबंधित सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके रिपोर्ट प्रकाशित की थी। यूएनओ ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, यूएनओ ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाया और इस चीज की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात को यूएनओ ने स्वीकार किया। नहीं, यूएनओ ने अपील की थी कि ग्वांटानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इन अपीलों को मानने से इनकार किया। उस अमेरिका ने जो अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक घोषित करता है, लोकतंत्र का समर्थक घोषित करता है, मानवाधिकारों का रक्षक घोषित करता है, लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर अमेरिका विरोधी जो सरकारें हैं, जो सरकारें अमेरिकी दबावों के आगे झुकने से इनकार करती हैं, अक्सर वह हस्तक्षेप करता है, वहां पर जाकर के उनको अस्थिर करने की कोशिश करता है। लोकतंत्र और मानवाधिकारों का वह चैंपियन बनता है। बार बार मैं कहता हूं, इंडिया की बात आती है, 26 जनवरी 1950 को अगर आप देखें तो भारत में एक रिवॉल्यूशन हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत में एक रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है। वह क्रांति अहिंसक क्रांति, कोई खून खराबा नहीं होता। भारत का संविधान लागू होता और एक साथ भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोटिंग राइट प्रदान किया जाता है। मैंने कहा था, डेमोक्रेसी का स्पेसिफिक फीचर है पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता का अधिकार, और भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक समानता का अधिकार देता। आप इमेजिन करें, अमेरिका को आजादी कब मिली? अमेरिका को आजादी जो है 1776 में मिलती है। क्या सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार थे, दिए गए? क्या महिलाओं को मताधिकार प्राप्त था? 26 अगस्त 1920 को अमेरिकी संविधान में संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। उसके पहले तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था अमेरिका में। आप इस बात को समझें, करीब करीब अमेरिका 144 अपनी आजादी के 144 वर्षों बाद तक अपने देश की महिलाओं को उसने राजनीतिक
ये अधिकारों से वंचित किया, पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रदान नहीं की। और इसलिए अगर आप देखें तो 26 अगस्त को वुमेन इक्वलिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली। महिला समानता दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसी 26 अगस्त 1920 को जो अमेरिका में घटना घटी थी, जिसके जरिए महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश कौन था? चीन था ना, सॉरी, न्यूजीलैंड। ठीक है, उसके पहले तक महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। इसी के कंटेक्स्ट में देखें, सऊदी अरब की भी चर्चा की गई है बुक में, नहीं? और सऊदी अरब के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो सऊदी अरब में जाकर के देखें महिलाओं को मताधिकार नहीं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सऊदी अरब में नहीं है। अगर आप डिफरेंट रिलीजन के हैं तो आप घर के भीतर प्रैक्टिस कर सकते, पब्लिक प्लेस पर आप अपने रिलीजन का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार वहां पर जाकर के देखें, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स सऊदी अरब में नागरिकों को नहीं दिए गए। वहां अगर आप जाकर के देखें वंशानुगत शासन है, नहीं? जो मोनार्क का परिवार है उसी परिवार से का नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके वो मोनार्क बनेगा, और मोनार्क के द्वारा ही लेजिस्लेटिव को भी कंट्रोल किया जाता है, एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल किया जाता है, जुडिशियरी को भी कंट्रोल किया जाता है, अपॉइंटमेंट भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और मोनार्क जब चाहे उनके फैसले को पलट सकता है। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां परमिटेड नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, संगठन नहीं, और ना ही वहां पर इंडिपेंडेंट मीडिया है जो शाह की मर्जी के खिलाफ जाकर के खबर चला सके, नहीं? तो अगर वहां पर जाकर के देखें, वहां पर आपने क्या पाया? ग्वांतानामो बे में पाया उन नागरिक अधिकारों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को किससे खतरा है? बाहरी शक्तियों से खतरा था, दूसरे देशों से खतरा था। सऊदी अरब के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, जो नागरिक अधिकार हैं, डेमोक्रेटिक राइट से हैं, उसको स्टेट के द्वारा खुद वायलेट किया जा रहा है। स्टेट से खतरा वहां पर है, वहां के जो रूलर हैं उनसे खतरा है। और तीसरा उदाहरण दिया कोसोवो का। आज कोसोवो स्वतंत्र देश है, नहीं? कल तक अगर देखें तो कोसोवो यूगोस्लाविया का एक प्रांत था, और यूगोस्लाविया में अगर आप देखेंगे तो सर्ब मेजॉरिटी थी, सर्ब एथनिक कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में थी। जबकि कोसोवो में अगर आप जाकर के देखें तो अल्बेनियाई मूल के लोग रहते थे। तो यूगोस्लाविया में जो है सर्बों को लेकर के सर्बों ने वर्चस्ववादी राजनीति की, और वर्चस्ववादी राजनीति की इसका मतलब यह कि गैर सर्ब लोग जो थे उन पर डोमिनेंस को कायम करने का कोशिश किया, उनके अधिकार राइट्स को वायलेट किए, उनको सप्रेस करने की कोशिश की गई, नहीं? और नॉन सर्व्स के प्रति उनका व्यवहार जो है डिसरेस्पेक्टफुल था, डिसरेस्पेक्टेड मैनर उन्होंने अपनाया। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो उस स्थिति में आप देखेंगे जो एक डिस्कंटेंट इमर्ज करता है, जब डिस्कंटेंट इमर्ज करता है तो उस स्थिति में जो देखें सर्व सड़कों पर उतरते हैं, विद्रोह करते हैं, और उनके विद्रोहों के दमन के लिए जो है सरकार और प्रशासन जो है, सेना जो वहां की है, जो सर्व डोमिनेटेड थी, उसने जम करके हिंसा की। तो अगर आप जाकर के देखें तो जब हम उसकी बात करें तो 20वीं शताब्दी में जो है जो मैसेकर हुआ है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर जो है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सर्बिया में अल्बेनियाई मूल के लोगों के द्वारा जो वहां की सरकार के द्वारा दमन किया गया। तो ये 3 एग्जाम्पल है।
3 एग्जाम्पल हैं। और यहां पर कोसोवो में नरसंहार के जरिए जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है, जो बहुसंख्यकवादी राजनीति जो है, उसके दुष्परिणामों का संकेत दिया गया। माइनॉरिटी के राइट्स को मेजोरिटी से किस प्रकार का खतरा है, उसका संकेत यहां पर दिया गया है। और पहला चैप्टर जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो हमने श्रीलंका के कंटेक्स्ट में चर्चा की थी कि किस तरह तमिलों के कंसर्न को, तमिलों के राइट्स को वायलेट किया गया, तमिलों के कंसर्न को जो है इग्नोर किया गया, किस तरह से तमिल्स को सप्रेस करने की कोशिश की गई सिहली मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के द्वारा। और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो पिछले 10 वर्षों से भारत में भी बहुसंख्यकवादी राजनीति का जोर है। और बहुसंख्यकवादी राजनीति का अगर जोर है तो चाहे कोसोवो के उदाहरण को ले लें आप, चाहे श्रीलंका के उदाहरण को ले लें, चाहे वर्तमान में बांग्लादेश के उदाहरण को अगर आप ले लें, तो आप यह समझने की कोशिश करें कि यह मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स जो है वह किस प्रकार के खतरे को जन्म दे सकता है और किस प्रकार के खतरे धीरे धीरे इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप में भी गहरा रहे हैं, उसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। और अगर उनको हमें निरस्त करना है, अगर उनको हमें निरस्त करना है तो उनको निरस्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रति को डिफेंड करना होगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करना होगा, उसको वायलेट करने से परहेज करना होगा। नहीं, हमें यह समझना होगा कि उनको लीगल प्रोटेक्शन की जरूरत है, उनको डॉक्यूमेंटल प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि सरकार, हमें लोगों के कुछ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स ऐसे हैं जो सरकार से भी ऊपर हैं। सरकार को भी इस बात की अनुमति नहीं है कि वह उन राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकारों को हमसे छीन सके। बातें यहां तक स्पष्ट हुई? कोई डाउट है यहां तक में? अगर है तो पूछ ले। एक रूसो का आपने सुना होगा नाम, सुना है? कल के डेट में प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और रूसो जो हैं, इनको क्या कहा जाता? फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद का जनक माना जाता है रूसो को। और रूसो का संबंध जुड़ता है किससे? प्रबोधनकालीन चिंतन, लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी। यह जो फेज था, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति वाला जो फेज था, वही प्रबोधनकालीन लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी, वही फेज है। नहीं, और यही प्रबोधनकालीन चिंतन है जहां पर अगर आप जाकर के देखें लोकतांत्रिक उदारवाद की संकल्पना विकसित होती है। लोकतांत्रिक उदारवाद की संकल्पना यहां पर विकसित होती है, डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म की संकल्पना। और इस लोकतांत्रिक उदारवाद के सहारे क्या किया जाता है? सत्ता, शासन और सरकार की शक्ति को सीमित करना, restricting the power and authority of गवर्नमेंट, उसके मनमानेपन पर अंकुश लगाना, उसके मनमानेपन पर अंकुश लगाना। बातें स्पष्ट हुई? नहीं तो बेसिकली अगर आप देखें, ये जो प्रबोधनकालीन चिंतन है, यह एनलाइटमेंट एज जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता? मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है, मध्यवर्गीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो है राज्य के हस्तक्षेप से, शासन के हस्तक्षेप से, सरकार के हस्तक्षेप से जो है वह लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य, सत्ता, शासन, सरकार
इसकी शक्ति पर अंकुश लगाने की बात करता है, उसको चेक करने की बात करता है। आप इस बात को समझें। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या करती है? मैंने कल चर्चा की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की यह थ्योरी जो है, रिजेक्ट्स डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। राजत्व के दैवी सिद्धांत को नकारना। एक बात समझिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है नागरिक अधिकारों के कंटेक्स्ट में। पहले मनुष्य पैदा होता है या पहले राज्य? किसका जन्म पहले हुआ? मनुष्य नहीं? पहले हम पैदा हुए नहीं, फिर हमने राज्य की जरूरत महसूस की, हमने धर्म की जरूरत महसूस की। आप इस बात को समझिए, ठीक है? तो धर्म के बारे में 1996 का हिंदुत्व मामला है, 1995 95 का है। तो हिंदुत्व मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह जीवन पद्धति है। हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है? और यहां पर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जजेज, उनके अपने बायसनेस सामने आते, या हम ये कह लें कि हमने उनकी इस टिप्पणी को गलत पर्सपेक्टिव में लिया। दो में से कोई एक बात सही। क्यों मैं ऐसा कह रहा? तो ये बात इसलिए कह रहा हूं, हर धर्म वे ऑफ लाइफ ही है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो वे ऑफ लाइफ ना हो। हर धर्म जो है जीवन जीने के तरीके को बतलाता है, कैसे बेहतर जीवन जिया जाए। बातें ये स्पष्ट हुई? ठीक है? ये कब पता चलेगा? जब तक गीता तक सीमित रहेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। गीता, रामायण, महाभारत नहीं, उससे बाहर निकलना होगा। कुरान की ओर जाए, बाइबल की ओर जाए, नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की ओर जाए। तो हमने अपनी जरूरतों के अनुरूप कैसे बेहतर जीवन जिया जा सके, कैसे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, हमने इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने धर्म का इजाद किया। और धर्म कोई एस्थेटिक संकल्पना तो है नहीं, है? बतलाइए। धर्म कोई एस्थेटिक संकल्पना तो नहीं है, कोई गतिहीन संकल्पना तो नहीं है। धर्म तो एक डायनामिक संकल्पना है, चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के साथ। बतलाइए। बिहार में करवा चौथ मनाया जाता था, हाँ? जूता चप्पल चुराने का कल्चर था, हाँ? लड़की जयमाला का था क्या? अरे कितने घर में बवाल हो गया, लड़की जिद पर अड़ गई, जयमाला नहीं होगी तो शादी नहीं करेंगे। लड़का वाले ने जिद कर दिया, नहीं, और लड़की वाले ने कसम खा ली जयमाला तो हो ही नहीं सकता। गार्जियन है, बोलेंगे जहर खा लेंगे, जयमाला होगा, घर छोड़ के चले जाएंगे। हम इस चीज को समझें, नहीं? अब तो देखते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेज में क्या होता है। पंडित जी के पास भी इतना समय नहीं होगा मंत्र पढ़ सकें, तो क्या करते हैं? मोबाइल खोल के लाउड स्पीकर बजा देते हैं। नहीं देखा है ऐसा? हाँ, ऐसा देखा है या नहीं? तो धर्म का स्वरूप बदल रहा है ना, कोई एस्थेटिक कॉन्सेप्ट तो नहीं। तो हमने अपनी जरूरत के हिसाब से उसे बनाया और हम अपनी जरूरत के हिसाब से
बदल सकते हैं। नहीं, हम लोग तो बच्चे थे तो कभी नहीं देखते थे रामनवमी में तिरंगा जा रहा हो, बाबा धाम कोई जा रहा हो तो तिरंगा लेके जा रहा हो, मुहर्रम में तिरंगा निकाल रहा हो। पहली बार दिल्ली में देखा। सावन के महीने में जो है भगवा झंडा के साथ साथ तिरंगा भी जा रहा है, ये साबित करने के लिए कि हम हिंदू हैं और हम ही राष्ट्रवादी हैं। तो इसकी काट में मुसलमानों ने भी तरीका निकाला, उनका भी जो प्रोसेसन निकलता था उसमें भी तिरंगा जाने लगा। मेरी बातों को समझेंगे तो रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी क्या कहती है? रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की यह थ्योरी कहती है कि दरअसल राज्य का अस्तित्व कब आता है? तो वो कहता है कि दरअसल हमने ऑर्डर की जरूरत महसूस की, एक व्यवस्था की जरूरत महसूस की, तो लोग इकट्ठे हुए, लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक समझौता हुआ। समझौता किसके बीच हुआ? स्टेट और लोगों के बीच। लोगों ने अपने कुछ अधिकार राज्यों के लिए छोड़े और बदले में राज्य ने लोगों को एश्योर किया। किस चीज के लिए एश्योर किया? उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एश्योर किया। उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इसका एश्योरेंस राज्य की ओर से मिला। राज्य उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका एश्योरेंस राज्य की तरफ से मिला। राज्य ने उन्हें एश्योर किया कि उनके राइट्स को डिफेंड किया जाएगा, उनके राइट्स को प्रमोट किया जाएगा। और इसके बाद उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वह राज्य का अस्तित्व आता है। तो जब तक इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जा रहा, जब तक इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जा रहा, तब तक स्टेट और लोगों के बीच जो है तालमेल बना रहेगा। लेकिन जिस दिन स्टेट इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है, वादा खिलाफी करता है, तो मनुष्य को चाहिए, लोगों को चाहिए कि वह राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाए। अब देखिए क्या पंक्ति है, इनिशियली है अधिकारों के बिना जहां जीवन की चर्चा की जा रही है, वहां पर क्या कहा जा रहा है? अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो हर नागरिक को उसके खिलाफ जाने का अधिकार है। अगर राज्य, अगर शासन, अगर सत्ता ऐसे कानून को बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को वायलेट करता है, तो हमें यह अधिकार है कि हम उस कानून को रिजेक्ट करें, हम उस कानून का विरोध करें, हम उस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरें। यह हमारा पॉलिटिकल राइट्स है, यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। इस बात को समझने की जरूरत है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, नहीं, प्रियम्बल पर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह क्या कहती है? राइट्स को लेकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का नजरिया क्या है? नहीं, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को एश्योर करती है। किस चीज की का एश्योरेंस देती है? कि वह अपने नागरिकों के लिए जस्टिस इंश्योर करेगा। इंडियन स्टेट अपने नागरिकों के लिए जस्टिस इंश्योर करेगा, और जस्टिस इन ऑल द 3 फॉर्म्स। वह सोशल जस्टिस भी इंश्योर करेगा, वह इकोनॉमिक जस्टिस भी इंश्योर करेगा, वह पॉलिटिकल जस्टिस भी इंश्योर करेगा। और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए आवश्यकता किस बात की होगी? समानता को इंश्योर करने की। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करने का आश्वासन देता है संविधान। और इसी के साथ साथ अगर आप जाकर के देखें, मैंने कहा स्वतंत्रता के बिना समानता की कोई अहमियत नहीं है।
और न समानता के बिना स्वतंत्रता की अहमियत। नहीं, और स्वतंत्रता और समानता का सहसंबंध जो है वह न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। तो भारत के संविधान को देखें तो वह स्वतंत्रता को भी इंश्योर करने की बात करता है। किस चीज की? लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता की बात करता है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता की बात करता है। लिबर्टी ऑफ रिलीजन, फेथ, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। लिबर्टी ऑफ वर्शिप की बात करता है, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। और इतनी ही बात नहीं करता, इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में देखें, इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में वह डिग्निटी ऑफ लाइफ को भी इंश्योर करने की बात करता है, व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करने की बात करता है। और इसलिए भारतीय संविधान की ब्यूटी को समझें। अब अगले डायमेंशन की तरफ बढ़ रहा हूं, ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। भारतीय संविधान की ब्यूटी को समझें। भारतीय संविधान की ब्यूटी को देखेंगे तो यहां पर केवल अधिकारों की बात नहीं है, यह केवल अधिकारों की बात नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर आप देखें तो यह अधिकारों के साथ कर्तव्यों की भी बात करते हैं। मतलब राइट्स along with ड्यूटीज, इसकी बात यह करता है। यह पहली खासियत है। दूसरी खासियत अगर आप जाकर के देखें, या असीमित या अमर्यादित अधिकार की बात नहीं करता, असीमित या अमर्यादित अधिकार की बात नहीं करता। यह किसकी बात करता है? सीमित एवं मर्यादित अधिकार की, लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड राइट्स की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस राइट्स की बात करता है वह अनलिमिटेड नहीं है, वह अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वह लिमिटेड है, वह रेस्ट्रिक्टेड है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? अगर आप जाकर के देखें तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात यहां पर है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की भी बात है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन की भी बात है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की भी बात यहां पर है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की भी बात यहां पर है। युक्ति युक्त निर्बंधन की भी बात है, जिनमें उन परिस्थितियों की चर्चा है जिन परिस्थितियों में हमारी स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता, हमारी स्वतंत्रताओं को मर्यादित किया जाता है। इन व्हिच सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस आवर लिबर्टी विल बी curtailed और our liberty will be restricted। उन परिस्थितियों की भी वहां पर चर्चा। ये बातें स्पष्ट हुई है। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, समानता के कंटेक्स्ट में देखें, समानता के कंटेक्स्ट में देखें, वहां रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात है, युक्ति युक्त वर्गीकरण की बात। रीजनेबल क्लासिफिकेशन किस कंटेक्स्ट में? घर में पापा कितने भाई बताइए? चंदा, एक से ज्यादा वाले कौन हैं? और दादा दादी हैं? हाँ, तो दादा दादी जो है अपने सारे बेटों को समान रूप से मानते होंगे, समान रूप से प्यार करते होंगे। क्या पल्लवी? क्या? हाँ या ना? मतलब अरे बोलने में कोई बुराई नहीं है, हिचकना नहीं है। घर घर देखा एक के लेखा, समझे? कई बार दुविधा आपकी होती है कैसे हम बोल दें, नहीं होती है दुविधा, नहीं। अब दो चीज होती है, कुछ चीजें सीखे हमसे। जैसे कई लोग होते तो उनसे पूछे तो कहेंगे घर में हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं, हमारा अपनी पत्नी से कभी टकरार नहीं होता। समझे? यार कितना प्यार होगा ये पता है, समझे? और दूसरा ऐसे प्रकार के लोग होते हैं तो जो कहेंगे कि भर दिन लड़ते रहती है या भर दिन लड़ता रहता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें
हर आदमी की कुछ कमजोर नब्ज होती है और इंसानी फितरत है, वो पहले कमजोर नब्ज को पकड़ने की कोशिश करता और फिर उसको दबाने की कोशिश करता। ठीक है, और जब दबाएगा तो कष्ट तो होगा या नहीं होगा। तो हम लोग जैसा आदमी पहले से सरेंडर किया रहता है, समझे कि हरदी चुना तुम बुलवाओगे, उसके पहले हम बोलने के लिए तैयार हैं। तो इसमें फायदा क्या होता है, कष्ट नहीं होता है। तुम बाद में बोलोगे, हम पहले स्वीकारने के लिए तैयार हैं और पहले से स्वीकार रहे हैं। तो खैर बात आगे बढ़ाते, तब माँ चाहे ये दादा दादी हो या माँ पिताजी हो, किस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं? कई सारा क्राइटेरिया हो सकता, लेकिन एक जनरल बात मैं कर रहा हूं। कभी सोचा है, ऑब्जर्व किया है, देखा है, जो वीक होते हैं, जो थोड़े कमजोर होते हैं, आपको लगेगा कि जो मजबूत है उनके साथ हैं, लेकिन वो बेचारे लिहाज से, डर से, मजबूरी उनकी है, लेकिन जो है दिल से वो किसके साथ होते? अगर उनको खाने भी कुछ दीजिएगा ना, 4 गो रसगुल्ला दीजिएगा तो 2 गो बचा करके जो है बेटा आएगा तो चुपचाप दे आएंगे। नहीं, तो हम इस चीज को समझें। तो क्या यह कहा जा सकता है ये डिस्क्रिमिनेशन है? इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा? मतलब नहीं, नहीं। ठीक उसी प्रकार स्टेट और सोसाइटी भी जो है उसके लिए ना तो व्यावहारिक है, ना ये पॉसिबल है कि वो अपने सभी नागरिकों के साथ सिमिलर ट्रीट कर सके। उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वीकर हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट दे। जैसे पीटी पास कीजिएगा तो सरकार कितना 50,000 देती है लड़कियों को, नहीं देती है? लड़कों को देती है? नहीं, लड़कों को भी देती है कुछ, हाँ कुछ कम्युनिटी में नहीं तो देती है ना। तो क्या ये कहा जाए ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, आरक्षण देती है। तो इसलिए हमने यहां पर किसकी बात की? रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की, नहीं। और तीसरी बात अगर आप जाकर के देखें, और ये भी जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्टिंक्ट फीचर है, भारतीय संविधान के ये विशिष्ट अभिलक्षण है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की संकल्पना। हम केवल स्वतंत्रता के अधिकार की बात नहीं करते, बल्कि हम ये भी बात करते हैं कि कब स्वतंत्रता के अधिकार को कर्टेल किया जा सकता है, उस पर डंडा चलाया जा सकता। और एक और चीज देखेंगे, वह क्या दिखाई पड़ेगा? अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का वर्गीकरण हमारे यहां अगर आप जाकर के देखें, ये वर्गीकरण आपको दिखाई पड़ेगा। संविधान में अधिकारों की चर्चा कहां मिलती है? मुख्य रूप से पार्ट 3 और 4 मिलती है ना। पार्ट 3 में अगर आप जाकर के देखें, फंडामेंटल राइट की चर्चा है, मूलाधिकार की चर्चा है। और पार्ट 4 में जाकर के देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा है। संविधान के भाग 3 में मूलाधिकारों की चर्चा है और संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक चर्चों की चर्चा है। अब दोनों के बीच, दोनों में फर्क है, दोनों के फर्क को समझिए। जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को न्यायिक संरक्षण है, जुडिशियल प्रोटेक्शन है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है,
अगर इसको देखें तो इसको नॉट प्रोटेक्टेड, इसको न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त नहीं है। ये गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नेंस, शासन के मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत आदर्श हैं, और राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह उनको अचीव करने की दिशा में पहल करे। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? अगेन अगर आप देखें फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में ही अगर बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में ही आप क्या पाएंगे? फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी दो प्रकार के होंगे। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो कांट बी सस्पेंडेड, और ऐसे फंडामेंटल राइट जो कैन बी सस्पेंडेड। आपात परिस्थितियों में जिनको निलंबित किया जा सकता है और जिनको आपात परिस्थितियों में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट है यहां तक में? कोई डाउट है यहां तक में? अब इस पर विस्तार से चर्चा जब कॉन्स्टिट्यूशनल ये किया जाएगा तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा। दो छोटा सा डायमेंशन बच गया है जिस पर कल साइंस के क्लासेज होंगे, कल परसों, ठीक है। एक बच गया है, हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं, और दूसरा है इसमें अधिकारों का बढ़ता दायरा। एक बार एनसीईआरटी की बुक देंगे 10th वाली, लोकतंत्र और विविधता वाला चैप्टर कहा था ना, देखिए तो लोकतंत्र और विविधता चैप्टर 3 होगा शायद, चैप्टर 3 है ना, डेमोक्रेसी एंड, नहीं है? देखें ऐसा कैसे हो सकता? ओह, लगता है तब एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट का असर है ना, मतलब देश को डुबाने की पूरी तैयारी की जा रही है व्यापक स्तर पर। तो पुरानी वाली नहीं है, पढ़िए। अब यही पीढ़ी तैयार होगी जिसकी आस्था एक भारत श्रेष्ठ भारत में होगी, ठीक है। अब कई चैप्टर नहीं है इसमें, कई चैप्टर नहीं, पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं मिल रही है, ले लो। अगर नहीं मिल रही है ना तो नेट पर जाकर के मिल जाएगी प्रीवियस एडिशन, वो ले लो, जरूरी है पढ़ना। और उसकी जरूरत केवल यहीं पर नहीं होगी, उसकी जरूरत उधर पॉलिटी में भी होगी, उधर एसे में भी उसकी जरूरत होगी, ठीक है। और सबसे अधिक उसकी जरूरत होगी, अगर उसकी सबसे अधिक जरूरत होगी अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप देश और समाज के सजग नागरिक बनना चाहते हैं, अगर आप अपने नागरिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील हैं, ठीक है, तो उसको भी पढ़ करके आएंगे। लोकतंत्र और विविधता पुरानी वाली एनसीईआरटी पुराने एडिशन में है, और दूसरा जाति धर्म और लैंगिक मसले जो हैं उसको भी पढ़ करके आएंगे। ओके, थैंक यू।